नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए बाजार का हाल जान लेते हैं। पूजा है हमारे साथ, बताइए पूजा। जी, आज एक्सपायरी का दिन था और बाजार में एक्सपायरी के दिन ही आज उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिला, लेकिन जो एक्सपायरी हुई है वो हमारे पोल के मुताबिक हुई है। 11,000 के पास आज की एक्सपायरी देखने को मिली है। और जो 5 बड़ी बातें थी वो आज सरकारी बैंक, कल जो हमने शानदार तेजी देखी थी, आज वहां पर मुनाफा वसूली हावी थी, भारी बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन चुनिंदा मेटल शेयरों में आज मजबूती थी। इसके अलावा मिड कैप, आईटी और हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स आज काफी ज्यादा चढ़े हैं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बूस्ट देने के लिए सरकार की तरफ से घोषणा की उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते आज हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। इसके अलावा एग्री, केमिकल, चीनी शेयर, ये भी कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर की शानदार तेजी देखने को मिली है। नजर डाल लेते हैं निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की। आज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक, गेल और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि आज निफ्टी गेनर थे। वहीं लूजर्स की बात करें जहां पर कि दबाव था, इनमें यूपीएल, एसबीआई, औरोबिंदो फार्मा और अदानी पोर्ट, ये सभी शेयर्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। आज नतीजों की वजह से कुछ स्टॉक्स आज काफी ज्यादा एक्शन में थे। इनमें बायोकॉन, रेमंड, डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी, इन्फोटेक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली है। नतीजों की वजह से इन कुछ स्टॉक्स में आज कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल शेयरों की चमक भी आज बढ़ी है। वेदांता, टाटा स्टील, नाल्को और हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें कि आज अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा। और अब हमारी एक्सपर्ट भी जुड़ रही हैं हमारे साथ, श्वेता जैन। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आने के लिए हमेशा की तरह और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। पहले दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गजेंद्र व्यास, 45 साल के हैं। गजेंद्र, नमस्कार। पूजा जी को भी मेरा नमस्कार। पूजा जी को भी नमस्कार। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपका अदा मेरे को बहुत पसंद आती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने के ट्राई कर रहा था, बड़ी मुश्किल से आपसे बात हो पाई है आज। चलिए, माफी चाहता हूं, थोड़ा कभी वक्त लग जाता है, लेकिन आज बात हो गई तो अच्छी बात है। जी सर। और आपका सवाल भी हमें मिला। एक चीज बस कहूंगा, बाकी श्वेता आपको बताएंगी कि सही रास्ते पर आप हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सर, मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं सर। जी, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखिए, आप 1 लाख को 5 लाख करना चाहते हैं 4 साल में, 1.5 लाख को आप 8 लाख करना चाहते हैं 8 साल में। तो थोड़ा मेरे ख्याल से आपको एक्सपेक्टेशंस जो है शेयर बाजार से कुछ हद तक कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे साल भी होते हैं, बुरे साल भी होते हैं, और आपके जो गोल हैं वो तो तय हैं, वो तो बदल नहीं सकते। तो श्वेता, इनका एक पोर्टफोलियो भी इन्होंने बनाया हुआ है, कुछ में लमसम किया है, कुछ में इनफैक्ट लमसम ही किया है अब तक इन्होंने। तीनों जो स्कीम्स हैं इनकी, ये ठीक है क्या राय होगी आपकी? जी, इनकी एक्सपेक्टेशंस तो इनको मैनेज करनी ही पड़ेंगी और इनको जैसे आपने बताया निवेश भी करना पड़ेगा। तो मैंने जो अभी रिकमेंडेशन दी है इनको, ये एसआईपी के तौर पे इनको निवेश करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी है। अगर इनके पास लमसम अमाउंट्स हैं तो लिक्विड फंड्स में डाल के उनमें से एसटीपी करें इक्विटीज में, क्योंकि अगर जो इनके टारगेट्स हैं, जैसे एक जो इनका गोल है 9.5 लाख 41 लाख में हो जाएंगे 13 साल बाद, बट इनको क्योंकि 1 करोड़ का इनका टारगेट है, इनको 15,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। या फिर अगर इनके पास लमसम है तो 14.5 लाख अभी ये निवेश कर सकते हैं और एसटीपी के तौर पे इक्विटीज में डाल सकते हैं। जो इनका दूसरा गोल है 1 लाख, 4 साल में इनको 1.5 लाख दे सकता है 10% के हिसाब से, क्योंकि 4 साल ही है तो हम अग्रेसिव ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, और 10% ही मैंने अकाउंट किया है, और इसके लिए इनको 6,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। इनका एक और अदर देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मुझे एक और लग रहा है कि ये एक ही फंड में या एक ही स्कीम में उस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं। ये इनको अवॉइड करना चाहिए। हर गोल के लिए इनको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और अगर वो स्कीम अच्छी नहीं करे तो गोल का फ्यूचर उस एक स्कीम पर डिपेंड नहीं करता है। जी, एक ईमेल भी आया है हमको, वो भी ले लेते हैं। शिवाजी पवार का, ये कहते हैं कि ये 39 इयर्स के हैं, इनकी एक बिटिया है, अभी एक होम लोन भी लिया है जिसकी ईएमआई भरते हैं ये 13,000 रुपये पर मंथ की। इंश्योरेंस है 30,000 रुपये
सालाना प्रीमियम भर रहे हैं। एसआईपी है 4,000 पर मंथ। कुछ स्कीम्स हैं जो इन्होंने लिख के भेजी भी हैं। गोल है इनका चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज, और 10 से 15 साल तक का टारगेट है। कितनी रकम चाहते हैं ये तो नहीं लिखा है श्वेता, लेकिन क्या एडवाइस देंगी आप? जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड जो इन्होंने बताया है वो एक वैल्यू बेस्ड स्कीम है, तो वो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा अभी नहीं रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्कीम अच्छा है। एचडीएफसी हाउसिंग फंड जो इन्होंने बताया है वो एक थीमेटिक फंड है, तो नए इन्वेस्टर्स को मैं यूजुअली मना करती हूँ थीमेटिक फंड्स में नहीं डाले, तो मैं इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, बट उन्होंने अभी डाला होगा ये, तो उनको अभी तो रखना चाहिए। बट अगर एसआईपी कर रहे हैं तो ये कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम कर सकते हैं, और इनको पहला काम ये करना चाहिए कि जो इनके गोल्स हैं वो उनको थोड़ा सा लिख लेना चाहिए कि कितना अमाउंट चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का एजुकेशन और शादी के लिए गोल्स है तो उनको थोड़ा क्वांटिफाई करना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर इनको पता चलेगा जो ये सेव कर रहे हैं वो काफी है या नहीं। तो अगर इनको ज्यादा सेव करना पड़ रहा है तो वो भी इससे आ जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ये भी हमें ईमेल के जरिए आया है। महेश जगताप का ये सवाल है। ये कहते हैं कि ये 4,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। 15 साल के बाद इनके रिटायरमेंट का ये गोल है। 1 करोड़ रुपए चाहते हैं और 30 लाख चाहते हैं 5 साल के बाद। करंटली लिखा इन्होंने कि ऑलरेडी जो इनकी चल रही हैं एसआईपीज उसमें 4 स्कीम्स हैं और ये एडिशनल 4,000 है जो करना चाहते हैं। ये स्कीम्स ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है श्वेता, जनवरी से ही, इसी महीने से ही इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। क्या इस इन्वेस्टमेंट से अपने गोल तक पहुंच पाएंगे? जी, इनका जो रिटायरमेंट का गोल है 1 करोड़ का 15 साल में, तो उसके लिए इनको 20,000 रुपये पर मंथ निवेश करना चाहिए, और जो 30 लाख का गोल है उसके लिए इनको 38,000 रुपीज़ पर मंथ निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल बाद है। अगर इनका टाइम होराइजन ज़्यादा हो तो एसआईपी अमाउंट कम हो सकता है। इनका पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है, बस एक रिलायंस बैंकिंग फंड जो है वो एक थीमेटिक फंड है, एक सेक्टोरल फंड है, तो उसमें मैं थोड़ा रेकमेंड नहीं करूंगी कि कंटिन्यू करें, बट फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस में, कोटक सेलेक्ट फोकस में और एसबीआई ब्लू चिप में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, ओके। नवीन ठाकुर हैं अब फोन लाइन पर। नवीन, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम, दिस साइड नवीन ठाकुर। जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। विवेक जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप 29 के हैं, आपने कहा है एक गोल है बस रिटायरमेंट का। हाँ, एक ही है अभी तो, प्राइमरी 50। एक्चुअली जो ये म्यूचुअल फंड्स वाले हैं ये अभी कुछ स्कीम्स लिए थे, एंड आई स्टार्टेड 1 ईयर और 2 ईयर बैक। ठीक है। And actually just want to know sir whether I am investing and whether I am going in the right direction regarding these portfolios that I have gathered. एक बात तो जरूर है, अच्छी बात यह है कि आपने 27 साल की उम्र से शुरू कर दी इन्वेस्टमेंट और 25-30 साल का आप होराइजन देख रहे हैं, ये पहली अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप 20,000 पर मंथ अभी डाल रहे हैं, तो हर साल आप इसको बढ़ा भी पाएंगे जैसे जैसे आपकी इनकम ऊपर जाएगी। लेकिन जो बात सही नहीं है वो ये है कि आपने बहुत ज्यादा स्कीम्स ले रखी। ओके। 7 स्कीम्स 20,000 के लिए आपको नहीं जरूरत है इतने ज्यादा स्कीम्स की। थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है आपको जो स्कीम पे स्कीम बेचे जा रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। लेकिन इनमें से कौन सी स्कीम्स हैं जो आपको रखनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए वो श्वेता आपको बताएंगी। श्वेता, क्या ये सही रास्ते पर है? जी विवेक जी, आपने जैसे बताया, नवीन जी सही रास्ते पर है, बस एक ही प्रॉब्लम है, ये स्कीम्स थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हमारे हिसाब से अगर ये इसी तरह निवेश करते रहे 20,000 पर मंथ, और क्योंकि इनका होराइजन 25 to 30 इयर्स है, तो इनका पोर्टफोलियो 3.5 करोड़ से 7 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर 25 साल से 30 साल का डिफरेंस है, 25 साल में 3.5 करोड़ और 30 साल में 7 करोड़।
ये 5 साल का जो एक्स्ट्रा इनको इतना एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो कंपाउंडिंग से मिल रहा है। इसीलिए हम दर्शकों को बोलते रहते हैं और निवेशकों को बोलते हैं कि वो अपना टाइम होराइजन ज़्यादा रखें, तो उससे इनका निवेश करना अगर ये कम भी करे तो भी इनको कंपाउंडिंग इनके लिए वर्क करेगा। इनका स्कीम्स अगर हम देखें तो आदित्य बिरला इक्विटी फंड है, इसको ये होल्ड कर सकते हैं। टैक्स रिलीफ को इसकी ये कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है इनको। मेरे एसेट इमर्जिंग ये कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें बढ़ा भी सकते हैं। टाटा इक्विटी फंड में इनको होल्ड करने का रिकमेंडेशन दूंगी, या फिर अगर इनका लॉन्ग टर्म हो गया है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। कोटक सेलेक्ट फोकस में कंटिन्यू करें या इंक्रीज भी कर सकते हैं। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अच्छा कर रहा है बट क्योंकि ये थीमेटिक फंड है मुझे ये बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इस पे होल्ड का रिकमेंडेशन दिया है। रिलायंस स्मॉल कैप भी मैंने अभी होल्ड का रिकमेंडेशन दिया है, जैसे ये लॉन्ग टर्म हो ये एग्जिट करके दूसरे स्कीम्स में जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उनमें ये निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नंद कुमार गर्ग जी से, यहीं से नोएडा से ही बोल रहे हैं। मिस्टर गर्ग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप 33 साल के हैं और एक किड है। आपने बहुत अच्छी तरह डिटेल में अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा है। 5 स्कीम्स हैं आपके पास म्यूचुअल फंड की और 2 और हैं ईएलएसएस की, तो थोड़ा ज़्यादा आप भी खरीद बैठे हैं। और 3 एलआईसी की पॉलिसीज़ हैं, एक यूलिप भी है आपके पास। गोल तो अच्छे तय करके आपने भेजे हैं हमको। और एक जो स्पेसिफिक इनका सवाल है श्वेता, वो ये है कि जो हाइब्रिड फंड है आईसीआईसीआई का, क्या उसको चेंज करें किसी स्मॉल कैप फंड से? लेकिन उसके पहले आप इनके पोर्टफोलियो पर आपकी क्या राय है ये बताइए। जी, इनका जो गोल है 1 करोड़ अगले 25 साल का, उसके लिए इनको 5,000 का अगर एसआईपी करे तो ये उनको वहां तक पहुंचा देगी। और जो 30 लाख का गोल है 15 साल का, वो 6,000 का अगर एसआईपी करे तो उधर तक पहुंच जाएंगे। बट ये म्यूचुअल फंड्स का है क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस में भी निवेश कर रखा है। इंश्योरेंस में रिटर्न्स थोड़ा कम मिलेगा इनको, तो उसके लिए इनको 3-3,500 रुपए और महीने का निवेश करना पड़ेगा जो अभी से है। इनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि ये दूसरा एक और स्कीम ऐड करें। आईसीआईसीआई बैलेंस्ड इनको जरूरत नहीं है, बट इसको ये अगर चेंज करना चाहे तो कोटक सेलेक्ट फोकस में ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि जैसे हम अभी की रैली वगैरह देख रहे हैं, जैसे मार्केट्स कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम एडिशनल रिस्क ले सकते हैं, हम बहुत रिस्क ले सकते हैं। बट जैसे ही मार्केट में हम उतार चढ़ाव देखेंगे, अपना पोर्टफोलियो वैल्यू थोड़ा कम होता हुआ देखेंगे, तब हम पैनिक कर सकते हैं। इसलिए अगर लार्ज कैप में है तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से इनको और स्मॉल कैप में नहीं रेकमेंड करूंगी, मैं लार्ज कैप में ही रेकमेंड करूंगी। अब जेएस रोटेला जुड़ रहे हैं हमारे साथ गाजियाबाद से, 44 साल के हैं। मिस्टर रोटेला, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपका सवाल मिलकर। आपने लिखा है हमें कि 2 आपके पास यूलिप्स की स्कीम्स हैं और एक में आप 1 लाख डाल रहे हैं पिछले 10 साल से, और ये दूसरी वाली आपने कब शुरू की थी? ये मैंने 2 महीने पिछले 2 महीने से शुरू करी। 2 महीने पहले। अब आप 20,000 रुपए पर मंथ और डालना चाहते हैं। शुड आई गो थ्रू म्यूचुअल फंड और यूलिप? श्वेता, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। यूलिप जो है बहुत बदनाम थे एक समय में क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस थे इनके, और कई लोगों ने उनसे बहुत अर्ली एग्जिट कर दिया, जबकि एक लॉन्ग टर्म 15-20 साल के प्रोडक्ट होते थे। लेकिन अब हाल ही में देख रहे हैं क्योंकि जो रेगुलेटरी इंटरवेंशन है उससे जो चार्जेस हैं काफ़ी कम हो गए हैं। एक पॉलिसी है इनकी जो 10 साल से है। अब डिलेमा ये है कि अगर इसको और लंबी अवधि तक रखेंगे तो शायद जो शुरुआत के चार्जेस थे वो कहीं हद तक कुछ हद तक रिकवर हों। अब जो अभी लिए हैं 2 महीने पहले, उनके जो चार्जेस हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से भी बेटर है। तो क्या राय है आपकी इनके लिए? जी, जो इन्होंने 10 साल से
निवेश कर रखा है यूलिप में, वो तो अभी अच्छा उसका रिकवरी हो गया होगा, तो उसको तो कंटिन्यू करे उसके टेन्योर तक। जो इन्होंने अभी लिया हुआ है, इनको मैं इस एज में यूलिप रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर गोल है तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है उसके लिए वो उसमें निवेश कर सकते हैं और टर्म प्लान यूजुअली ले सकते हैं। तो मैं यूलिप्स या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में रेकमेंड नहीं करती हूँ। म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन है उसके अगेंस्ट, और डायरेक्ट प्लान्स जो है उसमें चार्जेस भी कम होते हैं। बट क्योंकि इन्होंने अभी ये स्टार्ट किया और 2 महीने हो गए हैं, तो इसको ये कंटिन्यू करें। इनको जो एडिशनल 20,000 डालना है उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगी कि कोटक सेलेक्ट फोकस जो एक लार्ज कैप फंड है उसको देख ले, मोतीलाल मोस्ट फोकस 35 देख सकते हैं, और बिरला प्योर वैल्यू फंड में ही निवेश कर सकते हैं। ये 3 स्कीम्स इनको मैंने रेकमेंड ऐसे की है कि अगर लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप सब तरह के स्कीम्स आ जाए इनके पोर्टफोलियो में, और इनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर इनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो मिड कैप और मल्टी कैप में थोड़ा निवेश ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इनको रिस्क थोड़ा सा कम लेना है तो लार्ज कैप की तरफ इनका निवेश ज़्यादा हो सकता है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आइए अब चलते हैं नवी मुंबई, जहां से शिवम चौहान जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शिवम 26 साल के हैं। गुड इवनिंग शिवम, कैसे हैं आप? हेलो शिवम। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शिवम बात कर रहा हूँ नवी मुंबई से। यस, हाउ आर यू? यस सर, आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? बस बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, 13,000 पर मंथ कर रहे हैं आप। अभी केवल 26 साल के हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का। इसको थोड़ा और भी बढ़ाइए अगर हो सके तो। 20 साल बाद तो आप सिर्फ 46 के होंगे, तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं आप, है ना? और स्कीम्स भी आपने 5 ले रखी हैं, ये भी जान लेते हैं श्वेता से कि क्या ये ठीक है। श्वेता, 13,000 पर मंथ, 20 साल बाद 1 करोड़ तो मैं समझता हूँ पार कर ही लेंगे आराम से। जी, 1 करोड़ के लिए 20 साल में इनको 10,000 रुपए ही पर मंथ निवेश करने चाहिए। ये 13,000 कर रहे हैं तो वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। बट जैसे आपने कहा, अगर तब रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपना टाइम होराइजन ही और बढ़ा सकते हैं, और तब उनके पैसे और भी कंपाउंड हो सकते हैं। इनको दूसरे अपने गोल्स भी लिखने चाहिए कि क्या और गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी लिखने चाहिए, ताकि म्यूचुअल फंड्स में ये शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में ही निवेश कर सकते हैं। इनकी जो स्कीम्स है वो स्मॉल और मिड कैप की तरफ स्क्यूड ज़्यादा है, क्योंकि मैं समझती हूँ हम जब स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज़ नहीं देखें। ये मेरा दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखें, ये भी देखें कि अगर मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप कौन सी टाइप की स्कीम है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड में ये बने रहे, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू रिस्कवरी में भी बने रहे, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में बने रह सकते हैं। रिलायंस टैक्स सेवर में ये एटीसी के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये उसमें कंटिन्यू करें। एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप एक ही स्कीम है जो मुझे लगता है कि अगर ये नहीं करे तो चलेगा, तो 4 स्कीम्स हो सकती है, बट 5 बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये जो इनका स्ट्रैटेजी है ये कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक ईमेल भी ले लेते हैं। आशीष की आई है, आशीष गांधी की, और ये कहते हैं कि पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने कहा कि अच्छे रिटर्न्स आए हैं, ईएलएसएस के ज़रिए इन्वेस्ट किया इन्होंने टैक्स बचाने के लिए, और अब कह रहे हैं कि मंथली एसआईपी 10,000 रुपये की ये शुरू करना चाहते हैं एक बार फिर। कुछ फंड्स रिसर्च भी इन्होंने किए हैं, डिवाइड किए हैं लार्ज कैप, स्मॉल एंड मिड कैप, डाइवर्सिफाइड की कैटेगरीज में। तो ये जो स्कीम्स हैं आपके सामने हैं जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट की हैं, ये कह रहे हैं कि 25 साल के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हर 5 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करेंगे। जी, क्योंकि ये पहले भी निवेश कर चुके हैं, तो मैं इनको ये रेकमेंड करूंगी कि ये अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखें और उसके हिसाब से इनको अगर लार्ज कैप, मिड कैप कहाँ इन्वेस्ट करना है ये मैं उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये एक साइलो में नहीं हो सकता है कि ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो अलग रहे और नया इन्वेस्टमेंट अलग रहे। ईएलएसएस में भी किया हुआ हो तो कुछ ईएलएसएस स्कीम्स लार्ज कैप की तरफ होती हैं, कुछ ईएलएसएस स्कीम्स मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करती हैं, तो
वो ये देख ले। जो ये स्कीम्स इन्होंने देखी है और जो शॉर्टलिस्ट की है उनमें से मुझे कोटक सेलेक्ट फोकस अच्छी लग रही है, जो इसमें ये निवेश कर सकते हैं, और मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 में ये निवेश कर सकते हैं। बट ये अगेन उस पर डिपेंड करता है कि इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो किस तरफ स्क्यूड है, और इनको बाकी गोल्स लिखने चाहिए। और अगर 25 साल के लिए निवेश करें तो ये बहुत अच्छा टाइम होराइजन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, हमेशा की तरह आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को।